आज का ये वीडियो आपके लिए फिर से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हिंदी के न्यू पैटर्न पे आधारित मॉडल सेट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 3 मॉडल सेट कंप्लीट करके दे दिया है और आपको पता है जो बच्चे परीक्षा से पहले सभी विषय का कम से कम 5 मॉडल सेट कंप्लीट कर लेते हैं, उनकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका हिंदी का मॉडल सेट 4 है। तो आइए देखते हैं इसमें पहले नंबर से क्वेश्चन और अंतिम नंबर तक क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें आपको पूरे न्यू पैटर्न पे आधारित 100 क्वेश्चन मिलेगा और देखते हैं आपकी तैयारी कितनी हुई है। लेकिन उसके पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे आपको केवल बुढ़ापा बताना है कि कौन सी संज्ञा है, पूरे वाक्य को कुछ भी नहीं करना है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है बाबू बताइए? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? अरे तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन, वाह बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अरे तो आपको पता है ना कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या नंबर? ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। एकदम लाइक करो यार, अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो। चैनल पे पहली बार है ना, सब्सक्राइब तो जरूर करना है, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा यार। जल्दी से कर लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम आपको बताना है। यहाँ पे सर्वनाम बताना है क्या? अरे तो पता ही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यार, कितना इजी है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ना हो जाएगा, या ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी नंबर। आपने क्या खाया है और क्या क्या खाया है आप लोग बताते रहिएगा नीचे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? अब आप तो सोच में पड़ गए होंगे कि ये भविष्यत काल के प्रकार कितने होते हैं। आज तक आपने ये पढ़ा कि काल के 3 प्रकार होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्यत काल। लेकिन भविष्यत काल के प्रकार कितने होते हैं? तो इसके 3 ही प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब आपको हम बताना चाहेंगे, अगर आपसे ये पूछता है कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं तो 5 होते हैं, और यदि आपसे भूतकाल का प्रकार पूछता तो 6 प्रकार होते हैं, और भविष्यत काल की पूछेगा तो आपको 3 प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए भविष्यत काल पूछ रहा है तो भविष्यत काल का प्रकार हिंदी में 3 होते हैं। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी चीज आपको बताए हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि क्वेश्चन को चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे भविष्यत की जगह भूत या वर्तमान पूछ दे तो आपको हमने अभी बताया तो उसे याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्योधन का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा? दुर्योधन का जो संधि विच्छेद होता है वह संधि विच्छेद क्या होता है फटाफट आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा कि दधिधन ओदन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर, है ना, दुर्योधन हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने भिखारी को पैसा दिए। राम ने भिखारी को पैसा दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? आपको पता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादन, ये सारी चीज आपको पता है। तो यहां बताना है को किस कारक की है। को तो कहां पे आता बाबू? को आपको ये बताना है, जिसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि कर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्म। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में आपको समास बतानी है। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ तो दोनों पद प्रधान है ही नहीं। अगला कह रहा है कि नया समास। नया समास में क्या होता है कि वह नकारात्मक होता है। नकारात्मक वाला क्या होता है? जिसमें अ लगा होता है। काफी इजी वे में आपको बताए थे कि जिसमें अ लग जाएगा समझ जाओ कि वो नया समास है। अगले क्वेश्चन की बात अगले ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे कर्मधारय है और द्विगु है, तो द्विगु तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे संख्या आ ही नहीं रहा है। जहां पे संख्या आता है जैसे कि त्रिभुज, त्रिभुवन, है ना, पंचवटी, ये सारी चीजें होती है, चौराहा, ये सारी चीजें होती है, तब आपको द्विगु होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा कि कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है कि जो यहाँ पे लिखा गया ना शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है कि शोणित दिया गया है। क्या दिया गया? शोणित, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? फटाफट बताओ ना, इसका क्या उत्तर होगा? यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, स्वर है ना, तो जो ए होता है ना वह किस में परिवर्तित हो जाता है? ए किस में परिवर्तित हो जाता है आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के आई में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एकदम दिमाग में बैठाते जाना है और पता है तो बताते जाना है। नीचे कमेंट करते रहिए, जिससे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपकी रिवाइज होते चली जाएगी। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप नीचे कमेंट करते रहिए एकदम लगातार।
नहीं आता है तो ध्यान से कान में ईयरफोन लगा करके शांत जगह बैठ करके बस वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आपको याद जरूर हो जाएगी। एक बार में नहीं होता है तो 2 बार 3 बार देख लीजिए, क्योंकि एक बार में 100 क्वेश्चन नहीं याद हो सकता है, तो 2 बार 3 बार देख लीजिए फटाफट से, समय काफी कम है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है कि यहाँ पे जो होगा वो कौन सी होगी, वो जो शुद्ध वाक्य होगा। तो शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो यहाँ ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है, आपके दर्शन कब होंगे। ये आप हमेशा कहते रहते हैं ना, आपके दर्शन कब होंगे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना। ये आपका एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो काफी शानदार क्वेश्चन है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। हाथ साफ करना, बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना या फिर गंदगी फैला देना, तो इसका उत्तर क्या होगा। हाथ साफ करना का मतलब होता है चोरी करना, मुहावरे का अर्थ होता है चोरी करना, न कि हाथ धोना, न कि सफाई करना, न ही गंदगी फैलाना। ऑप्शन क्या होता है, सी नंबर, चोरी करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहां पे भी आपको शुद्ध शब्द की पहचान बतानी है, तो यहां पे बताइए कि यहां पे शुद्ध शब्द जो हितैषी लिखा गया है वो कौन सा हितैषी जो है आपको सही लिखा गया है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल यहां पे आपका ऑप्शन सी होना चाहिए कि हितैषी, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अब प्रत्यय कौन होते हैं, जो शब्द के अंतिम में लगे होते हैं। तो यहां पे बताइए कि शब्द के अंतिम में यानी कि प्रत्यय जो होगा वो प्रत्यय इसमें से कौन होगा, तो अंतिम इम आ रहा है, यानी इम कहां पे है, ऑप्शन सी नंबर। सबसे ज्यादा इजी तभी होगा जब आप किसी शब्द को बना रहे हैं तो उसमें उस अक्षर को देख करके ना बताएं, उसको बोल करके बताएं। जैसे कि अंतिम इम, अगर ऐसे देखते तो कहते कि सर इसमें अंत में तो म है, तो म नहीं होगा, अंतिम इम आ रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ऐसे एकदम दिमाग लगा करके बढ़िया से एकदम आपको जवाब देनी है। वहां पे देखिए गलती नहीं करनी है, भले ही यहाँ पे 1-2 गलती हो जाती है लेकिन वहां पे गलती नहीं करनी है। जो ये याद एकदम कंप्लीट होगा ना, उसी का जवाब दीजिएगा आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अष्टाध्यायी में कौन सा उपसर्ग है। अष्टाध्यायी में कौन सा जो है समास है, यहाँ पे आपको समास बतानी है। कह रहा है कि द्विगु समास होगा या बेभाव समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा या फिर नया समास होगा। कौन सा समास होगा आपको यह बताना है, समास। तो यहाँ पे समास कौन सी होगी, तो यहाँ पे अष्टा यानी कि 8 आ रहा है, कोई संख्या आ रहा है। हालांकि यहाँ पे अ लगा हुआ है, नया समास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो संख्या का बोध हो रहा है ना। तो जब भी संख्या का बोध होगा तो वह आपका द्विगु समास होगा। आपको ये बताया गया है कि अगर किसी शब्द में अ लगा हो लेकिन वह उससे नकारात्मक का बोध हो, तभी वो नया समास के रूप में उसे जाना जाएगा, वह नया समास होगा। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे अष्टाध्यायी बोल रहा है यानी कि 8 बोल रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है। यह आपका पहला ही चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आप सभी फटाफट बताइए कि इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जाति प्रथा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा यह किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत की या फिर यतेंद्र मिश्र की। को पता है बताइए, और नहीं पता है तो ध्यान से सुनते जाइए। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, और हाँ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक क्यों नहीं कर रहा है बाबू, फटाफट लाइक के बटन पे दबा दो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सोचो मत, समय काफी कम है, फटाफट दबाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगला प्रश्न है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद जो है वह किया है, ढलती विश्वास, दहीवली मंगमा या नगर या फिर मां। वह कौन ऐसी कहानी है जिसका अनुवाद जो है उन्होंने बी नारायण ने किया है, आपको ये बतानी है। बिल्कुल बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दही वाली मंगमा का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। कवित्री जो अनामिका है ना, उसकी जो जन्म हुई थी वह कब हुई थी, आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन देख सकते हैं, 1961, 1962, 1963 या 1965। कब हुई थी बताना है। कवित्री अनामिका को जो जन्म हुई थी कब हुई थी, तो 1961, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि घानानंद की भाषा क्या है। घानानंद की जो भाषा है ना, वो घानानंद की भाषा क्या है, तो उनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, ब्रजभाषी हैं वे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। समझ में आ रहा है, एकदम याद करते जाइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों के जो सिद्धांतों को भी बदल दिया था, बेटियों के अनुसार, खोखो के अनुसार, मदन के अनुसार, या फिर गिरधर के अनुसार, किसके अनुसार आपको यह बताना है। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की खोखा, यानी कि कासू के अनुसार, क्योंकि खोखा का नाम क्या था, कासू था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था। ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा जो घड़ा है वो किसे मिला था। बिल्कुल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर कि वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास होगा, यहाँ पे बढ़ते विश्वास नहीं होगा। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। जो ढाते विश्वास है वो किस भाषा से अनुदित है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। क्या वह कन्नड़ है, तमिल है, या फिर उड़िया है, तो वह है उड़िया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ये उड़िया से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की जो है पंक्ति, आपको ये बताना है। जीवनानंद दास की, अनामिका की, सुमित्रानंद पंत की, या फिर रेनर मारिया रिल्के की, किसकी है आपको बताना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो रेनर मारिया रिल्के की, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या, जज डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है ना। बताइए फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, तो इसका उत्तर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी नंबर कि वनलता सेन को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का काफी आसान क्वेश्चन कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। जो आध्यात्मिक शिक्षा है ना, उसका गांधी जी से क्या अभिप्राय, गांधी जी का उनसे क्या अभिप्राय है। बिल्कुल, तो हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो शिक्षा और संस्कृति वाला जो चैप्टर है, जो गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने पूरे इसके बारे में पूरा मतलब बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है, वो चैप्टर को एक बार अब भी पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि उसे काफी ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य रचनाएं लिख दी थी। आपको पता है, कई बार आपको बताया, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। 27 गद्य रचनाएं ने लिख दी थी, है ना। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि उन्होंने 27 गद्य रचनाएं जो है उन्होंने लिख दी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी। जो सीता की कहानी है, याद कीजिए, सीता की कहानी है कि धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा से अनुदित है, आपको ये बताना है। तो आपको पता है तो फटाफट बताइए कि इसका उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल, धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी है। कब तक घूमेगी धरती, तो राजस्थानी, ये अनुदित है कहानी, अनुदित है किससे, तो राजस्थानी से, एकदम ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए बाबू क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि पापयाती जो है वह कौन सा रोग से ग्रसित थी। तो मेनिंजाइटिस रोग से वो ग्रसित थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि मेनिंजाइटिस रोग से वो ग्रसित थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न काफी आसान क्वेश्चन है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला हुआ था। और बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसको मिला हुआ था। तो फटाफट बताइए कि इसका जो होगा वो सही बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा दुष्चक्र में श्रेष्ठा, दुष्चक्र में श्रेष्ठा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। प्रदेश की विद्या पढ़ने का जो है वह क्या परिणाम हुआ था, आपको उस परिणाम की बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको यह बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई। क्या हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम सभी का काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित की गई है। नगर कहानी किसके द्वारा रचित की गई है, आपको यह बताना है। बिल्कुल, नगर जो है वह सुजाता के द्वारा रचित की गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज,
सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य की नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार बतानी है, तो पांचवी वृत्ति के है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वह जन्म कब हुआ था? 34 नंबर प्रश्न का फटाफट जवाब बताइए। तो 1907 ईस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1907। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गजब का प्रश्न है, कह रहा है कि रहीरास किसकी रचना है? रहीरास जो है वह किसकी रचना है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। बिल्कुल गुरु नानक की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम ढाते विश्वास से कहानी आप पढ़े हैं तो उसमें आपको पता है। तो क्या पता है कि अच्युत था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की नादिरों से बचाने की बात वह करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कह रहा है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला था? गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो चला हुआ था वह कब से कब तक चला हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1893 से लेकर के 1914 तक चला हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, फटाफट करेंगे, समय आपके पास काफी कम है। प्रश्न कह रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी जो उम्र थी वह उम्र उनकी कितनी थी? तो उनकी उम्र थी लगभग 27 वर्ष थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आपको कई बार इसके बारे में हमने बताया है आपको पहले। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो जो बच्चे पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और लगातार वीडियो देखते हैं उनको दिक्कत होगा ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा था बाबू? तो वह कहा है किसको? तो कृष्ण राधा को या राधा कृष्ण को, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में जो है वह कवि ने प्रस्तुत किया है, आपको ये बताना है। क्या वह वृक्ष के रूप में, घर के रूप में, मानव के रूप में या फिर पशु के रूप में? एक वृक्ष की हत्या किसके रूप में उन्होंने व्यक्तित किया है, बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी नंबर की मानव के रूप में उन्होंने बताया है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हम सभी का। क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण ने पेड़ की डाल की तुलना किससे की थी? कुंवर नारायण जो थे वो पेड़ की डाल की जो तुलना की थी वह किससे तुलना की थी, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा कि राइफल से उन्होंने की थी, राइफल से की थी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि अज्ञे किसका उपनाम है? अज्ञे जो है वह किसका उपनाम है, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इन्हीं का उपनाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? हिरोशिमा कविता में जो सूरज की जो संज्ञा दी गई है ना, वो सूरज की संज्ञा किसको दी गई है, आपको या किसे दी गई है, आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की अणु बम को। किसे दी गई है? अणु बम को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? अज्ञे जो हैं वह किस काव्य धारा के कवि हैं? रहस्यवाद, छायावाद, नेकनवाद या फिर प्रयोगवाद? कौन से धारा के ये कवि हैं, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की ये प्रयोगवाद के हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो जन्म जो हुआ है वह कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन बी नंबर। एकदम दिमाग में बैठाते जानी है एकदम फटाफट से। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि द कॉस्टम इन इंडिया देयर मैग्निज्म के लेखक कौन है? द कॉस्टम इन इंडिया देयर मैग्निज्म के जो लेखक है ना, वो लेखक कौन है? तो ये लेखक है भीमराव अंबेडकर जी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कौन है? भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि नमित नयन नभ
में कौन सा अलंकार है? नमित, नयन और नभ में कौन सा जो है वह अलंकार है? यहाँ पे आपको अलंकार की पहचान करनी है। क्या है इसमें उपमा है या रूपक है या अनुप्रास है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें जो है अनुप्रास है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि भारत के लोगों के अभाव व अशिक्षा के कारण, अशिक्षा के क्या कारण हो सकते हैं? भारत के लोगों के अभाव और अशिक्षा के कारण क्या हो सकते हैं, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल कि आपसी कला और प्राधीनता जो होगी ये दोनों हो जाएगी। जब किसी के पास शिक्षा नहीं होती है, सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, तो यही होता है, हमेशा कला, हमेशा झगड़ा वगैरह होते रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न कि जनतंत्र का जन्म यहाँ पे होगा, गणतंत्र लिखा गया है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? क्योंकि गणतंत्र का जन्म कविता आपका नहीं है, जनतंत्र का जन्म है। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के जो रचयिता है वो कौन है? काफी आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है बस इसके रचयिता के नाम ही बता देनी है आपको। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है बाबू? रामधारी सिंह दिनकर है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, रसीम रथी किनकी कृति है? रसीम रथी किनकी जो है वह कृति है, आपको ये बतानी है। ये कृति का केवल आपको नाम बता देनी है। तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के जो लेखक है ना, वो 20 के दांत के लेखक कौन है? काफी आसान क्वेश्चन है, फटाफट देना। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है कि 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की जो है वह रचना है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर की एक प्रकार की कहानी है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? जो वीरेन डंगवाल हैं वो किस विचारधारा के कवि है? तो जनवादी है वे, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर। अगला देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन और कह रहा है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में जो नींद है वह किसका प्रतीक है? आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल गफलत होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि वीरेन डंगवाल को कौन से कविता के अनुसार उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो ये पूछ दिया कि दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ी सी घुमा करके पूछा जाएगा। तो कंप्लीट आप पूरे मेरे वीडियो देखेंगे, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। जिसका बिल्कुल इसका सही उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि साहित्य अकादमी। कौन सा हो जाएगा? साहित्य अकादमी। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी मिला था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले देखिए प्रेम वाटिका के कवि कौन है? प्रेम वाटिका के जो कवि है ना कौन है? तो रसखान जी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की रसखान। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है वह किस काल के कवि हैं? तो आपको बहुत बार बताए हैं, फटाफट बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की भक्ति काल के वे कवि हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रसखान ने माली किसे कहा है? रसखान जो है वह माली किसे कहा है? बिल्कुल काफी आसान क्वेश्चन है। माली किसे कहा है? कृष्ण को ना कहा है। बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? भगवान कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? क्या वह माखन को चोरी करते हैं? क्या वह भक्तों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण करते हैं, या फिर गोपियों के दिल चुराने के कारण होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? तो कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि वह भक्तों के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं, चुरा लेते हैं भक्तों की मन। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मनुष्य की मुक्ति का मार्ग क्या है? मनुष्य की मुक्ति का मार्ग ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, माता पिता की सेवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी आसान क्वेश्चन है। मनुष्य की मुक्ति का मार्ग तो ईश्वर की कृपा, आपकी बुक के अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। सेन साहब के बारे में अपने जाना खोखा वाला कहानी, कासू वाला कहानी, यानी कि 20 के दांत वाला कहानी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। उसमें बताया गया है कि सेन साहब की, यानी कि जो खोखा था ना कासू, उसकी 5 बहनें थी, यानी कि उनकी 5 लड़कियां थी। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि जनतंत्र में क्या होता है। जनतंत्र के बारे में जब आप कविता पढ़े तो उसमें क्या होता है, फटाफट बताइए उसमें क्या होता है। जनता सिंहासन का आरूढ़ होती है, या जनता स्वयं शासन करती है, या जनता की इच्छा बलवती होती है। तो इसमें तो सही हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शासन की शक्ति किनके हाथों में होनी चाहिए। शासन की जो शक्ति होनी चाहिए वो किनके हाथों में होनी चाहिए। ऑप्शन आपको दिखाना चाहेंगे कि बुद्धिजीवियों के हाथ में, नेताओं के हाथ में, या मेहनत कशों के हाथ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेहनत कशों के हाथ में होनी चाहिए, जो दिन रात एकदम लगे रहते हैं उनके हाथों में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 66 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और प्रश्न कह रहा है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है। सुरेंद्र, क्या यहाँ पे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर यण संधि है। सुरेंद्र में कौन सी संधि है, आपको केवल संधि का नाम बता देनी है। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, कि यहाँ पे सुरेंद्र में गुण संधि है। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मार्ग का जो संधि विच्छेद होता है वह संधि विच्छेद क्या होता है, तो सत धन मार्ग होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि अवयुदय का संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्युदय का जो संधि विच्छेद होगा वह संधि विच्छेद आपको क्या होगा, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल अभिधन उदय, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कि अभिधन उदय अभ्युदय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है कि पवन में कौन सी संधि है। पवन जो है ना, पवन में कौन सी संधि है आपको ये बताना है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, या फिर अयादि संधि। तो अयादि संधि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है। काफी आसान क्वेश्चन है। तो पो धन इत्र होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निगुण का संधि विच्छेद क्या होता है। निगुण का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, तो निधन गुण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और प्रश्न कह रहा है कि अध्ययन में कौन सी संधि है। अध्ययन में जो है वह कौन सी संधि है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बतानी है। तैरकर पार पार करने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट करके हमें बताते रहिए। ऑप्शन दिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं पूरी की पूरी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, कि तितृषु हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि दोनों भवों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है। जो दो भवें होती है उनके बीच के जो स्थान होती है, उस बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको बतानी है। तो उसे क्या कहता है, त्रिकुटी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, त्रिकुटी। अगला नंबर प्रश्न देखिए काफी आसान क्वेश्चन है कि स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे कहलाती है। स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताना है कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा, इसकी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कि दुर्भाग्य, यानी कि वह स्त्री जिसे क्या करे, उसकी स्वामी प्रेम ना करे, यानी हो जाएगा दुर्भाग्य वो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो कठिनाइयां से समझ में आता है उसे क्या कहते हैं। जो कठिनाइयां से समझ में आता है, काफी कठिन से समझ में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। इसका फटाफट उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो ध्रुवद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न हमसे ये करा है कि तद्भव शब्द का कागा का तत्सम रूप क्या होगा। तद्भव शब्द जो कागा है, इसका तत्सम शब्द जो होगा वह तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम
तद्भव, देशज और विदेशज, ये शब्द आपको चारों के बारे में पता होनी चाहिए, तो ही आप आगे से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसके बारे में आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से एक बार, है ना। तो इसका बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की काक। क्या होता है उसका, ऑप्शन बी होता है काक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न हम सभी के कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। अब यहाँ पे आपको बतानी है कि कौन जो शब्द है वह आपकी तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की त्वरित। त्वरित जो शब्द है आपकी एक तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी ये कह रहा है कि ही तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ये जो है ना उसका ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द जो होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की हृदय। हृदय जो है आपकी तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। देशज शब्द का मतलब आप बस इतना आसानी से समझ सकते हैं, जो हम लोग देश की भाषा में यानी कि यहाँ की जो भाषाएं हैं उसके बारे में आपको ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा देशज शब्द के बारे में। तो इसका बिल्कुल सही जो उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी नंबर की कबड्डी। कबड्डी जो होगा वह देशज शब्द है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि छत्र का तद्भव शब्द क्या होगा। छत्र का जो तद्भव शब्द होता है वह तद्भव शब्द क्या होगा, तो होता है छाता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाय किस शब्द का तद्भव रूप है। बाय किस शब्द का तद्भव रूप है, आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की व्याघ्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है कि केला का तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द आपको बतानी है केला का। तो 83 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की कदली होता है। क्या होता है, कदली, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पुषय का तद्भव रूप क्या होगा। पुषय का जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो पुषय का तो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की फूल होता है। अगला देखिए काफी आसान क्वेश्चन, फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि गधा का तत्सम शब्द जो होगा वह क्या होगा। गधा का जो तत्सम शब्द है वह तत्सम शब्द आपको क्या है, तो यह हो जाएगा गदर्भ, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि घोटक का तद्भव शब्द जो होता है वह क्या होता है। घोटक का तद्भव शब्द क्या होता है, तो आपको बताना चाहेंगे। घोटक का तद्भव शब्द जो होता है वह घोड़ा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप जो होगा वह क्या होगा। यज्ञ तत्सम शब्द का जो तद्भव रूप होगा वह तद्भव रूप आपको बताना है कि इसमें तद्भव रूप क्या होगा, तो यज्ञ होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, यज्ञ, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी आसान क्वेश्चन है और कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है, और सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। प्रत्येक का तो प्रतिधन एक होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि प्रतिधन एक होता है प्रत्येक। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि राजऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा। राजऋषि का जो संधि विच्छेद होता है वह संधि विच्छेद आपको बताना है कि यहाँ पे राजऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राजधन ऋषि, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 90 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है आपको ये बताना है, बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यण संधि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार, तो ये आपको अभी हमने बताया, ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया है यहाँ पे, है ना। तो खोखा के अनुसार, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिश नामक सोने से सिक्का, तो वारेन हेस्टिंग्स को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। यहाँ पे ढाते विश्वास है, उड़ते विश्वास नहीं, ढाते विश्वास किस भाषा से जो है वह अनुदित है, तो हो जाएगा उड़िया भाषा से, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। कौन से भाषा से, तो उड़िया भाषा से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की जो है वह पंक्ति है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की जो है पंक्ति है, आपको बताया गया है, तो उसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर के रेनर मारिया रिल्के, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का काफी बढ़िया प्रश्न कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। आपको ये बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि वनलता सेन को। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय रहा है, तो हृदय की शिक्षा रहा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि अवनियों में 19 दिनों के प्रवास में लेखक के द्वारा कितने जो है गद्य रचनाएं लिख दी थी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको मैच कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको इसी पीडीएफ में आपको इसी पहले वाले में बताया गया है, ये क्वेश्चन डबल हो गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे डबल हुआ है तो अच्छी बात है, अंतिम में आपको रिवाइज भी हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन की धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से है, यह अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी, तो यह जो भाषा से अनुदित है वह राजस्थानी से है, यानी कि लक्ष्मी माला जो आपको हमने बताया, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पपाती जो है वह कौन सी रोग से ग्रसित थी, तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। और अगला रहा अंतिम प्रश्न, पूरे 100 प्रश्न का जवाब आपने दिया और कितने प्रश्न का जवाब आपका बिल्कुल सही था आप हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो वीरेन डंगवाल को किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला हुआ था, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसके पहले जितना भी वीडियो नहीं देखे सारे वीडियो एक करके लगातार देखिए और अपना तैयारी बेहतर कीजिए और एग्जाम में बहुत बढ़िया से नंबर पास कीजिए, नंबर लाइए। और फटाफट से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, तो ही आपको आगे से वीडियो मिल पाएगी।